को यहाँ से देखते रहें। अच्छा बच्चों, जो आपका करंट अफेयर है दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ वन पेपर एग्जाम, और इसमें से आपके लाजमन पक्के सवालात आने होते हैं। सवालात बेसिकली इसमें से तीन किस्म के जो आपसे पूछे जाएंगे। एक वो जो आपके नेशनल अफेयर हैं, नेशनल इश्यूज हैं वो। सेकंड वो जो आपके रिलेशंस के साथ हैं विद नेबर्स, और नेबर्स के अलावा जो उनसे आपके मेन जो आपकी ग्लोबल पावर्स हैं इंक्लूडिंग रशिया एंड यूएस, जैसे कि ये दो इस टाइम मेन हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, इन पे आपके सवाल आते हैं। उसके बाद जो ग्लोबल इशू है लाइक से ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, इस तरह के जो उनसे सवाल आपके आने होते हैं। अब इस सिलेबस को कवर करने के लिए हमें जो कुछ टॉपिक्स चाहिए, जो हमारा डोमेस्टिक लेवल पे है, वहाँ तो हमें जो चाहिए टॉपिक्स वो चाहिए जो आपके यहाँ पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, कुछ सोशल इशू हैं, कोई इकोनॉमिक इशूज हैं, लाइक से इन्फ्लेशन है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। अभी लास्ट एक पेपर आपका एफआईए का हुआ, उसके अंदर जो सवाल आया था ये एएसआई सब इंस्पेक्टर का, इसमें एक सवाल आया कि पाकिस्तान का जो आपका आईएमएफ की तरफ से जो इन्फ्लेशन रेट दिया गया है उसके तहत आपका जीडीपी ग्रोथ कितनी है जो नेक्स्ट ईयर होने जा रही। तो इस तरह के सवाल जो उनसे वो आपके आ जाते हैं। उसके बाद अगर आप इसी नेशनल लेवल पे बात करें, आपका प्रेजेंट खास तौर पे बेटा जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट रिलेटेड नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जस्ट लाइक इस टाइम पीएनडी की जॉब है, स्टेट बैंक की जॉब है, इसके बरक्स फोर्सेस की जॉब है। वेन एवर यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, यू मस्ट नो अबाउट इन एंड आउट्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट को हेड कौन कर रहा है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कौन इस टाइम जो से आपका मिनिस्टर है। लाइक अगर एफआईए की बात करें तो आपका इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो आपका इस टाइम कौन है जो इंटीरियर मिनिस्टर है, आपको उसका पता होना चाहिए। उसके बाद डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट की मेन बॉडी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह एएसएफ की जॉब आई है तो एएसएफ किसके अंदर आता है, स्टेट बैंक की जॉब आई है, स्टेट बैंक का गवर्नर कौन है। ठीक है, इसी तरह पीएनडी की जॉब जो अभी बड़े मजे की जॉब आई है, और आई विल सजेस्ट कि आप सब लोग उसमें अप्लाई करें। और आप में से लोग कामयाब वही होते हैं जो टाइमली प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए 2 मंथ्स तो कम से कम लाजमन है ना, 2 मंथ्स का टाइम पीरियड आपको रिक्वायर्ड है। और वो भी अगर आप फुल टाइम जो स्टडी को टाइम दें। अगर आप फुल टाइम नहीं देते तो फिर आगे अप टू यू कि आप उस चीज को कितनी देर में कवर करते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ आपको राइट गाइडेंस विद राइट सोर्सेज और टू दी पॉइंट गाइडेंस। देखिए, हमारा आपका हमारे पास आने का मकसद यही है कि हम आपको जो आप एफर्ट 2 साल में ना कर पाए वो 2 महीने में करवा दें। उसके लिए क्या जरूरी है, आपकी कांट छांट या आपको कहीं भी डी ट्रैक ना होने दें। वो नॉलेज जो नहीं रिक्वायर्ड वो आपको ना दिया जाए, जो आपको रिक्वायर्ड है आप उसकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो वो इसी सूरत में मुमकिन है कि आपको पता हो कि एग्जामिनर आपका पेपर बना कैसे रहा होता है। देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ, बेटा कि आपने जब पेपर में बैठना है, एग्जामिनर आपकी डिग्री से नावाकिफ है, आपके नॉलेज से नावाकिफ है। व्हेन एग्जामिनर विल सी योर पेपर, उसने वो 100 एमसीक्यूज की बेस पे आपको असेस करना है कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज कितना है, आपको सब्जेक्ट का कितना पता है, आपकी कितनी ग्रिप है। ये सब कुछ उसने सिर्फ और सिर्फ आपके जो वहां उसके पास इंटरेक्शन जानी है आपके 100 नंबर के पेपर की, उससे असेस करना है। तो उसके लिए आप एग्जामिनर ने जैसा पेपर बनाना है उसके मुताबिक अपने आप को प्रिपेयर कर लें। अब वो प्रिपरेशन करवाने के लिए हमने आपका जो यहाँ पे स्ट्रेटजी रखी है बेटा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को हमने कवर करने के लिए जो आपको नोट्स देने हैं, जो आपके इस सिलेबस को पूरी तरह कवर कर लेंगे, उसकी बेसिक 2 डोमेन्स है। वन विल बी योर करंट प्रेजेंट हैपनिंग, जो आपके प्रेजेंट करंट अफेयर चल रहे हैं, और अदर विल बी योर जो कि आपके जीके का पार्ट है, जिसको आप जनरल नॉलेज कहते हैं, जो कि ऑल टाइम करंट अफेयर है। ठीक है, जस्ट लाइक कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वो इस्लामाबाद ही है। ठीक है, इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है कि ओआईसी का ऑफिस कहाँ पे है, तो वो भी वही रहना है। ठीक है, तो ये वो है जो आपके जीके का पार्ट है। अब एज एन एग्जामिनर व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह को 500 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमने वेरियस अपने हाथों से सारे प्रोसेस से गुजार के, पता नहीं पेपर तो कितनों ने दिया था, हम तक 500 पहुंचे अप्रोक्सीमेटली, जिनको हमने सारे पेपर प्रोसेस से गुजार के जो ज्वाइनिंग करवाई। तो हमने जब हमें वो की दी गई जिसकी बेस पे हमने आपका पेपर डिजाइन करना था, आपसे सवाल करने थे, तब हमें पता चला कि एक इंटरनल की और एक एक्सटर्नल की है। ठीक है, इंटरनल की में हमें ये चीज बताई जाती है, जो अपने स्टूडेंट से मैं शेयर करता हूँ बेटा, कि आपके पेपर को बनाने के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिजाइनिंग योर पेपर विद स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा। as you all know that your current affair is around 20 marks in all that paper, we will divide this 20 marks into 2 basic tiers. One will be your GK part, जो आपके जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं उसमें आएंगे। अनदर विल बी योर करंट हैपनिंग्स, जो प्रेजेंट अफेयर चल रहे हैं वो। और इन दोनों में हमने 3 किस्म के सवाल ऐड ऑन करने, ये लिख लें। वन विल बी योर रीजनल
अफेयर जो आपके रीजन के साथ चल रहे हैं, अदर विल बी योर नेशनल अफेयर जो आपके नेशनल लेवल पे चल रहे हैं, और जो मैंने आपको पहले बताया कि आपके डोमेस्टिक अफेयर जिसके अंदर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों डोमेन को हमने स्टडी करना है। तो ये आपका सारा सिलेबस है। सिलेबस के लिए जो आपको डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है बेटा, उसमें एक आपकी ये फाइल है जिसके अंदर आपको जीके रिलेटेड सारा मटेरियल मिल रहा है। इसके सारे चैप्टर्स बने हुए हैं, हर चैप्टर को पूरा पूरा करना जरूरी नहीं है, ये सारा हम आपको खुद बताएंगे। जो पेपर्स में ट्रेंड चल रहे हैं, जो सवालात आ रहे हैं, वो साथ साथ हम कॉन्टिन्यूसली उस ट्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई बैच भी ऐसा नहीं है जिसमें से स्टूडेंट एलोकेट ना हो पा रहे हो। तो ये अल्लाह के शुक्र, अभी आपके इस बैच से भी जो आपसे पहले चल रहा है, इधर से भी अब वो 2 स्टूडेंट जो FIA की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो पुराने स्टूडेंट हैं जिशान मौजूद हैं और उजैर मौजूद हैं, ये FIA की इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर बैच में जो हमारे रिजल्ट रेट मिल रहा है, इसकी मेन वजह जो सी वही ये है कि आपको टू दी पॉइंट अप्रोच मिलेगी। फिर आपको एक बेटा ये नोट्स मिलेंगे, इसके अंदर आपको तमाम जो प्रेजेंट करंट अफेयर चल रहे हैं हर महीने के, ये हमारी टीम है जो इसको कंपाइल कर रही है, वो आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपको इसके एक और नोट्स मिलेंगे जिसके अंदर अब जो अपने जो पुराने बच्चे हैं, इनको शायद अभी ये नहीं मिले, अब इनको मैं भिजवा दूंगा ये, क्योंकि अब हमने करंट अफेयर को फॉर्मली स्टार्ट करना है। इसके अंदर करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी की जो रिपीटेड पेपरों में सवाल आए हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद है। तो बेटा कोशिश करनी है आपने कि इसको आप अच्छी तरह लाजमन कर लें। पाक अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर अप होते जाएंगे। ठीक है, ये आपका जनरल सिलेबस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। अगर कोई सवाल अभी तक है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर इंटरनेशनल अफेयर जो से आपके, अगर उनकी बात की जाए बेटा, तो ठीक हो तगड़ा हो क्या हाल है, खैरियत है? ठीक बेटा हो अपने आप को म्यूट रखें, सुनते जरा से इन्होंने अनम्यूट किया हुआ है साथ अब्दुल समद ने, साथ कॉल पे बात कर रहे हैं, कैसी बात है। अच्छा, एक आपको बेटा ये फाइल दी जानी है अभी, ये आपको इंशाल्लाह ताला सारा जो आपकी इंटरनेशनल अफेयर है वो यहाँ से क्वेश्चन सारे उठाते हैं। आपको इस एक फाइल में से पेपर में एटलीस्ट 5 सवाल पेपर में नजर आएंगे। और जो प्रेजेंट कॉन्टेस्ट चल रहा है, सबसे रिसेंट जो है यूक्रेन क्राइसिस, जैसा कि आप सब इसके नाम से वाकिफ हैं, इस कॉन्टेस्ट में अब ये वाले सवाल आने का बहुत ज्यादा कभी चांसेस है। आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है, कोल्ड वॉर क्या है, वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुई। ठीक है, उसके बाद मेन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो इसमें क्या है, जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है। तो ये सब चीजें जो सी हैं, इनसे रिलेटेड सवाल पक्के हैं, वो सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सर इंग्लिश के भी आप ही टीचर? नहीं बेटा, मैं करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, ये मेरे सब्जेक्ट हैं जो आपके साथ होंगे, और बाकी जो आपके सब्जेक्ट है वो हर टीचर डिफरेंट है। सबके साथ आपके इंशाल्लाह टाइम टेबल वीकली प्रोवाइड किया जाएगा। ये भी जो लोग आप एनरोल होंगे वो आपको मिल जाएगा, और पूरे वीक का एक स्केड्यूल होता है जिसके मुताबिक आपको तकरीबन 4 से 5 टीचर हैं, सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अपनी फील्ड में टॉप ऑफ द लाइन है। वो सारे जो से आपको उसमें मुकम्मल गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे और फ्रॉम द बेस आपको उस लेवल पे लेके जाएंगे। डोंट वरी, एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन। अभी यहाँ बच्चे मौजूद हैं जो हर सब्जेक्ट ही मुझे कहते हैं कि जी सर ये भी आप पढ़ा लें, तो हम वो भी पढ़ा लेते होते हैं। अभी लास्ट में मुझे कहा जी कंप्यूटर साइंस की एक लेक्चर आपने, कैसा रहा था बच्चों को लेक्चर? फिर तो फायदा हुआ या नहीं हुआ? बहुत ज्यादा सर, अच्छा, बहुत अच्छा रहा था। चलें अल्लाह खैर रखे। इंग्लिश की भी मुझसे फरमाइश की हुई है बच्चों ने, इंशाल्लाह मैंने एक लेक्चर लेना है, मेरा इनसे वादा है। जब कोर्स खत्म हो जाएगा इनका, फिर इनसे एक लेक्चर लेंगे, इसी तरह आपसे भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा बच्चों, चीजें समझ आ गई? आगे स्टार्ट करें अब? जी सर बिल्कुल, आगे स्टार्ट यस किसी सर, किसी स्टार्ट करें। किसी नए बच्चे को कोई कंफ्यूजन सिलेबस को समझने में? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलें जी, वेरी गुड। सबसे पहले बेटा जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बेसिकली हमने स्टार्ट करना था यहाँ से, लेकिन अब क्योंकि सवाल आने यहाँ से, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यहाँ से। इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट जो दुनिया पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रिलेटेड टू रशिया एंड यूक्रेन। अब पहली बात जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट की है कि आपने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इस मैप पे कैसे देखनी है। आज जो हम एमसीक्यूज अपने कवर करने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ 20th सेंचुरी। हम 20th सेंचुरी सारी कवर अप करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज आपके नोट्स में रिटन भी मौजूद है, लेकिन रिटन पढ़ने में अगर आप पूरे 100 साल को पढ़ें तो आपको तकरीबन 15 दिन रिक्वायर्ड है। लेकिन आपको जो मैं आज का लेक्चर देने जा रहा हूँ ये बहुत अहम है। ये रिटन एमसीक्यूज भी आपको दे रहे हैं,
और साथ ही आपको लेक्चर भी दे रहा हूँ, इसके रिलेटेड जितने एमसीक्यूज है मैंने वो निकाल देने। आई एक्सपेक्ट कि आप सबके पास पेन एंड पेपर होगा और आप ये लोग चीजें नोट कर लेंगे। सबसे पहली चीज के मैप के ऊपर डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ठीक है। सबसे आसान तरीका उसके लिए ये, व्हेन एवर यू हैव टू सी द डायरेक्शन और डायमेंशन ऑफ एनी स्टेट, तो उसके ऊपर वी लिख लें। वी आर गोइंग टू स्कूल में जो वी आता है, ठीक है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैंने ये रूल बताया हुआ है ऑलरेडी, जिन्होंने मेरे साथ पहले सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। सर प्लीज इसके साथ बुक सजेस्ट। सुहेल बेटा सारी तो नोट्स हमने आपको खुद देने, कोई मार्केट से खरीदने की जरूरत ही नहीं आपको। दी बेस्ट मटेरियल सारा आपको प्रोवाइड करना है। ये शायद जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो आपको बेहतर बता सकते हैं। निशान बेटा बताइएगा जरा, इनको जरूरत है कोई किताब शिताब खरीदने की एक्स्ट्रा? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप क्योंकि अब इनसे सीनियर हैं, पेपर क्लियर कर चुके हैं माशाल्लाह सर से, इसमें और आपने इंटरव्यू की 2-3 प्रिपरेशन पॉइंट कर रहे हैं। बताए हैं और शायद मेरे यहाँ दूसरी से तीसरी बार मैं रिपीटर भी हूँ यहाँ पे। जी और मैंने तकरीबन लाहौर में कोई ऐसी एकेडमी भी नहीं है जो टॉप क्लास की जो मैंने ना वहाँ पे विजिट किया हो। तो आपका जो मेन जो यहाँ पे एम है वो 2-3 चीजें, एक तो राइट गाइडेंस है, राइट मटेरियल है, 2-3 पॉइंट आपकी जो गाइडलाइन है, और स्पेसिफिक सेट ऑफ डाटा। चलिए 3-4 चीजें ऐसी हैं जो हमारा एक तो टाइम वेस्ट होने से बहुत बताती हैं, क्योंकि बस हमारे यही पास हमारी इंटरनेट कोशिश है पे बेटा। ईच एंड एवरीथिंग हर चीज पड़ी है, बुक्स में मटेरियल पड़ा हुआ है, लेकिन जो आपके नोट्स हैं मेरा नहीं ख्याल उनको पढ़ने के बाद हमें किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी, कोई कमी रह जाती है कि हमने ये चीज रह गई वो चीज रहती है। तो अगर हम प्रॉपर टाइम के साथ इन्हीं चीजों को अच्छी तरीके से गो थ्रू कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की और हमें कोई सो नोट्स आई वगैरह की थिंक, जरूरत पड़ेगी। थैंक यू जिशान बेटा। सो आई थिंक सुहेल आपके लिए स्टूडेंट ओपिनियन ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे स्टूडेंट है जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं एफआईए का, और तीसरी दफ़ा रिपीट करने का मतलब ये है कि इन्होंने पढ़ने के बाद हमारे साथ ये लगातार अटैच ही रहे हैं कि रिवीजन करते रहे, और ये रिवीजन में तीसरा सेशन इनका है, तो आपके सामने क्लियर करके बैठे हुए हैं, तो बेहतर जवाब है। तो खैर ये मैंने आपके लिए यूक्रेन के ऊपर वी लिखा है, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्कूल में जो वी आता है वो आपने वी लिख देना, WEV। जिस भी जगह की आपने डायरेक्शन देखनी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके ऊपर जब आप वी लिख देंगे आपको डायरेक्शन पता लग जाएंगे। यूक्रेन के जो लेफ्ट साइड है वहां पे यूरोप मौजूद है। यूक्रेन की जो ईस्ट साइड है, राइट साइड, ईस्ट साइड, वहां पे रशिया मौजूद है। लेफ्ट साइड वेस्ट, वेस्ट में यूक्रेन के यूरोप। अपर साइड जौन सी वो हमेशा नॉर्थ होती है, आपने नोट से याद रखना है। तो यूक्रेन की अपर साइड जौन सी है वहां पे कौन मौजूद है जी? रशिया। यूक्रेन के ईस्ट की साइड जौन सी है, यानी कि ईस्ट में, वहां भी रशिया मौजूद है। यूक्रेन के वेस्ट में आपके यूरोप मौजूद है, और यूक्रेन के जो डाउनर साइड है वहां भी यूरोप मौजूद है। मैप देखने का तरीकाकार पता लग गया किसी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं बच्चों, आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो यार। क्लियर है या नहीं है? अब्दुल समद बेटा, चलो आई एक्सपेक्ट के सबको क्लियर ही है, खामोशी का मतलब है क्लियर है। जी सर, हमें तो क्लियर है, बस मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि नए जी जी बच्चे आपको जो तो हैं क्लियर है, मैं उनको। वही कह रहा हूँ, नए के मैं कह रहा हूँ उनको भी साथ आपके पता चल जाए। अब बेसिक जौन सा है, बाय स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी आपको सारी गेम का पता होना चाहिए कि ये दुनिया का निज़ाम कैसे चला, और दुनिया की जो शिफ्ट है वो क्या क्या है। बेसिकली बाय एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, वर्ल्ड हैव द यूनिपोलर सिस्टम। जो आज प्रेजेंट है, इसकी जो बेसिक रूट्स हैं उस टाइम वो मल्टीपोलर सिस्टम पे थी। सो वर्ल्ड हैव द सिस्टम दैट इज नेम्ड एज मल्टीपोलर सिस्टम। मल्टीपोलर सिस्टम मीन के उस टाइम दुनिया पे बहुत सारी ताकतें मौजूद थी, ठीक है। ताकतें मीन्स के उस टाइम ये जितने भी आपके जो हैं, जस्ट लाइक ग्रेट ब्रिटेन वाले हैं, रशिया है, जापान है, यूएस है, ये तमाम तरह पावर्स थे। और उस टाइम में जो मोड्स ऑफ पावर थे कि किसके पास ज्यादा पावर है, इसका तयन किस चीज से किया जाता था कि उसकी आर्मी कितनी स्ट्रांग है, उसके पास लैंड कितनी है, और उसकी इकोनॉमी कितनी मजबूत है। और इकोनॉमी मजबूत करने के लिए ये लोग क्या करते थे कि ये लोग कब्जा करते थे दूसरे मुल्कों की जगहों पे। अब उसी इकोनॉमी मजबूत करने के चक्कर में रशिया ने कब्जा कर रखा था जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है उन पे भी। यार ये लिख के बताएं इनको। निशान बेटा, एक स्टूडेंट कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, ज्वाइन में ऑडियो नहीं किया हुआ, इनको बता दे जरा। अब उसी चक्कर में रशिया ने कब्जा किया था बेटा आपके जितने जो उसके नेबर कंट्रीज हैं, जिसके अंदर उसके ईस्ट यूरोपियन कंट्री जितने भी हैं, यूरोप के जो ईस्ट पे कंट्रीज हैं, ये आपके सामने ये मैप पे दिखाया गया हुआ है। ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री, इन पे भी रशिया का कब्जा था। अगर आपको
यूनिपोलर वर्ल्ड का उस टाइम का मैप हम निकालें हैं तो वो भी आपको यहाँ पे नजर अभी आ जाएगा। ये देखें जी, ये यूनिपोलर वर्ल्ड का मैप अब आपके सामने आ गया कि ये वाला पार्ट सारा जो है एक अमेरिका के होल्ड में था, और दूसरे वाला जो पार्ट है वो उस टाइम टिपिकली सारा जो सा था वो रशिया के होल्ड में था। जिस टाइम जो दुनिया का निज़ाम था उसके तहत बहुत सारी जब पावर आपस में टकराई, वो पावर का टकराना वर्ल्ड वॉर 1 कहलाया। वर्ल्ड वॉर 1 जो सी थी वो आपकी 1914 से 1918 में हुई है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आपकी 1939 से 1945 तक हुई है। और असल जहां से सवाल आपके निकलने हैं वो है ये वाला टाइम पीरियड जिसमें हम आ गए इस टाइम। क्योंकि सवाल बेटा वही बात है कि जो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है वो हमने आपको नहीं देनी, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो देनी है। ये मैप पे आपको सारी कंट्रीज शो करवाई हुई। ये कंट्रीज वो हैं जिसमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया पे बाइपोलर सिस्टम आया, दो पावरें थी, एक अमेरिका और दूसरी रशिया, इन दोनों का आइडियोलॉजिकली क्लैश जारी था। वो आइडियोलॉजिकली क्लैश क्या था बेसिकली? वो आइडियोलॉजिकली क्लैश ये था कि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने आप को वर्ल्ड लार्जेस्ट पावर डिक्लेयर करवाने के लिए डिफरेंट कंट्रीज को या तो कब्जा कर रही थी या उन्हें अपने साथ अलाइन कर रही थी। इसी कॉन्टेस्ट में रशिया ने इन तमाम तर कंट्रीज के ऊपर कब्जा किया हुआ था। इसमें पेपर में रिपीटेडली सवाल आता है वो बाल्टिक स्टेट के बारे में। बाल्टिक स्टेट ये 3 है, एस्टोनिया, लटवा, लटवाना, ठीक है। यूक्रेन का सवाल अब आपको आना है। यूक्रेन का जो सा सबसे बड़ा सवाल यहाँ से आपका निकलना है कि यूक्रेन जो था ये किसका पार्ट था? इट वाज पार्ट ऑफ यूएसएसआर, ठीक है, जो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रशियन फेडरेशन, ये यूएसएसआर एक ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसका कयाम किया गया था। ये वो थी जो कम्युनिस्टिक स्टेट थी सारी, वो यूएसएसआर का पार्ट थी। इधर बाय विल और बाय फोर्स रशिया ने अपने साथ की सारी नेबरिंग कंट्रीज को अपने साथ अटैच किया हुआ था टिल अफगानिस्तान। 1991 में जब रशिया टूटा है, यूएसएसआर टूटी है, तो तब वो अफगानिस्तान तक पहुंच चुके थे। अब अमेरिका और उसकी जो कोल्ड वॉर जारी रही। कोल्ड वॉर किसे कहते हैं? कोल्ड वॉर बेटा वो जंग है जो दो कंट्रीज के दरमियान हो, और वो कंट्रीज खुद अपनी जमीन पे इस जंग को ना लड़े बल्कि इनडायरेक्टली हर फ्रंट पे लड़ रही हो, किसी तीसरी जगह पे लड़ रही हो, और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हद तक जाएं। उस जंग को कोल्ड वॉर कहते हैं। इज इट क्लियर? यस अब सर। कोल्ड वॉर आपकी जारी रही है 1979 से 1991 तक। 1979 से 1991 तक। और 1991 में ये यूएसएसआर टूटा है, रशियन फेडरेशन टूटी है, और ये तमाम तर रियासतें आज़ाद हुई हैं। और पूरी दुनिया पे एक पावर जो कि प्रेजेंट सुपर पावर है अमेरिका, वो उसने अपने आप को सुपर पावर डिक्लेयर कर ली। तो सवाल जो बनते हैं वो जरा लिख लें। बाय स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी दुनिया पे जो निज़ाम था वो मल्टीपोलर सिस्टम था। पहली जंगी अजीम वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक होती है। सर 20th सेंचुरी में मल्टीपोलर सिस्टम था। जी 20th सेंचुरी में जो बेसिक स्टार्ट में जो सिस्टम था वो मल्टीपोलर सिस्टम था बेटा। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक होती है। 1919 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशन, जिसका पर्पस ये होता है कि दुनिया को ऐसी जंग से दोबारा बचाना है। नाइनटीन 19 के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है कि वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 आपकी होती है 1939 से 1945 तक। तीसरा एमसीक्यू। चौथी बात कि 1945 में अगेन क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है, लीग ऑफ नेशन जो 1919 में बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, इसी को एक्सटेंड करके यूनाइटेड नेशन बना दी जाती है। तो जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिहाइंड UN, दैट इज लीग ऑफ नेशन।
उसके बाद आगे मूव करें तो ये जो आपके तीसरी जो मेन जंग शुरू हुई दुनिया में उसका नाम है कोल्ड वॉर, जो शुरू हुई 1945 से 1991 तक गई। इसी कोल्ड वॉर में रशिया ने कब्जा किया हुआ था यूक्रेन पे। ये पक्के सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ये लिख लो और ये पल्ले बांध लो कि ये सवाल पेपर में आपके आने ही आने। इसको चाहे गैस समझो चाहे पक्का पक्का हिंट समझो, पर पेपर में सवाल आपको मिल जाने। 1991 तक ये कोल्ड वॉर जारी रही है। कोल्ड वॉर उस जंग को कहते हैं जो दो कंट्रीज के दरमियान है, लेकिन वो डायरेक्ट अपनी जमीन पे नहीं लड़ रहे, किसी तीसरी जगह पे लड़ रहे हैं। अभी लास्ट एक पेपर आपके हुए होम डिपार्टमेंट के, उसमें भी ये सवाल था कि कोल्ड ये जो रशिया के 1991 में कोल्ड वॉर में हारने की वजह क्या थी। वो हारने की जो वजह थी बेटा, वो उसकी ये वजह नहीं थी कि उसके फौजी मार गए थे या असला खत्म हो गया था। वो इकोनॉमिकली इतना वीक हो गया था कि ये जो इतनी कंट्रीज आपके सामने इस टाइम सर्कल हुई हुई हैं वो इनको फंड नहीं कर पा रहा था। जब वो फंड नहीं कर पा रहा था, डोनेशन नहीं दे पा रहा था, इन्हें साथ अलाइन नहीं रख पा रहा था, तो इन कंट्रीज ने उसका साथ छोड़ दिया और अल्टीमेटली रशिया को हथियार डालने पड़े और अफगानिस्तान में यूएसएसआर टूटा और ये तमाम तर आज़ाद रियासतें बनी और कम्युनिज्म को छोड़ के इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया। सर ये 1979 आपने बताया कोल्ड वॉर का, जी 1979 से 1979 में जंग शुरू हुई है जो हुई है अफगानिस्तान में। जो बेसिक कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं ना, कोल्ड वॉर का फेज काउंट होता है 1945 से 1991 तक। लेकिन अगर वो ये कि कोल्ड वॉर इन अफगानिस्तान या वो के प्रॉक्सी वॉर, तो वो 1979 से 1991 का है, जब बाकायदा तौर पे इनमें जंग हुई है। और इसको प्रॉक्सी वॉर इसलिए कहते हैं कि इनमें दोनों कंट्रीज के फौजी भी शामिल थे जब ये अफगानिस्तान में लड़ते रहे। अच्छा, पेपर में आपको कैपिटल का सवाल आता है। ये जिन कंट्रीज को सर्कल किया हुआ है ना, सिर्फ इनके कैपिटल आपने याद कर लेना। बेसिकली 29 कंट्रीज हैं जिनसे कैपिटल वो आपके एग्जामिनर पूछता है, उससे बाहर आपका कैपिटल नहीं जाता। वो 29 कंट्रीज जो से आपके, वो आपको इंशाल्लाह उसका सारा बताएंगे आगे। लेकिन अभी जो कंट्रीज आपके सामने स्क्रीन पे हाईलाइटेड है, ये जो कंट्रीज हैं, इनको आपने अच्छी तरह इनके जो कैपिटल वगैरह वो मेमोराइज कर लेना। अब तक चीजें क्लियर है? लिख ली? कोई सवाल को कंफ्यूजन नए बच्चों? चलें जी, वेरी गुड। सर क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। अब इस कॉन्टेस्ट में दुनिया पे दो आइडियोलॉजीज जौन सी जिनका हमने अभी जिक्र किया है, जिनके दरमियान ये कोल्ड वॉर रही है, एक का नाम था कैपिटलिज्म, दूसरे का नाम था कम्युनिज्म। अब ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जो पूरी दुनिया को जिन्होंने आगे लगाई रखा है, कैपिटलिज्म बेसिकली आइडियोलॉजी जो अमेरिका वालों ने दी थी, जो कि ये कहती थी, जो आइडियोलॉजी का मेन एक आपको मतन था, जो बेस थी, कि लोगों को आज़ादी होनी चाहिए और हुकूमत जौन से उनके मुआशी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। ये आइडियोलॉजी थी अमेरिका की, जिसका जो मेन बाय प्रोडक्ट है वो डेमोक्रेसी है। रशियन आइडियोलॉजी जौन सी थी वो कम्युनिज्म थी, जो कि ये कहते हैं कि हर चीज़ पे जो अल्टीमेट होल्ड है वो होगा हुकूमत का, और बुनियादी जौन सी हैं आपकी बुनियादी ज़रूरतें वो पूरी करना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। सो कम्युनिज्म इज एज मच क्लोजर टू नेशनलिज्म। स्टेट पावर की ये बात करते थे। तो ये दो आइडियोलॉजीज थी, ये दो कंट्रीज थी। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। सर कम्युनिज्म को दोबारा ये दोहराइएगा। कम्युनिज्म जो है ना, मच क्लोजर टू नेशनलिज्म, कि हर चीज के ऊपर जो पावर है, जो होल्ड है, वो स्टेट का होना।
अब इसके साथ बेटा एक तीसरी आइडियोलॉजी है जिसका नाम है सोशलिज्म। सोशलिज्म चाइनीज आइडियोलॉजी है जो कि ये कहते हैं ये लोगों को आजादी भी होनी चाहिए लेकिन एक लिमिट से ऊपर उनको आजादी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इट इज इन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। सिंपल, ना पूरी तरह आजादी हो और ना इतनी सख्ती हो कि हर चीज के ऊपर स्टेट ही काबू कर ले। तीनों आइडियोलॉजीज क्लियर? सर लास्ट वाली बताना दोबारा से। सोशलिज्म जो सा है दैट इज इन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, दैट स्टेट्स दैट कि लोगों को एक हद तक आजादी दी जाए, उसके बाद लोगों के ऊपर सख्ती की जाए और स्टेट होल्ड जो सा है वो आए। अच्छा, इनमें से क्या आप बता सकते हैं कौन सी आइडियोलॉजी इस्लाम के ज्यादा करीब है? क्यों भाई निशान? सोशलिज्म। सोशलिज्म ज्यादा करीब है कि लोग चुनाव भी करें लेकिन चुनाव से पहले फिल्टर कर दिया जाए कि जो सही लोग हैं उनको पहले चुन दिया जाए। अब ये जो सारी ये जो गेम ऑफ वॉर है ये आपकी यूरोप में जारी रही है। यूरोप से रिलेटेड आपको जो पता होना चाहिए बेटा, यूरोपीय यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें टोटल 28 मेंबर थे, ग्रेट ब्रिटेन वाले अलहदा हुए उनमें से। ये जब अलहदा हुए तो वो रेफरेंडम वोटिंग करवाई गई, उस रेफरेंडम का नाम ब्रेग्जिट है जो 2013 में हुआ है। फिर इसका सेकंड प्रोसेस जो है वो 2015 में हुआ है जिसमें उन्होंने ये फैसला किया कि हमने अलहदा हो जाना है। 51% लोगों ने इस हक में वोट दिया कि हमने यूरोप से अलहदा हो जाना है, ग्रेट ब्रिटेन वालों में से, जिसके रिजल्ट में 2020 में बिलाखिर यूरोपीय यूनियन से ग्रेट ब्रिटेन वाला अलहदा हो चुका है। ये ग्रेट ब्रिटेन वो है बेटा जिनकी साउथ एशिया भी कॉलोनी रहा है, और वो कंट्रीज जो ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी रही हैं उन्हें बेसिकली कॉमनवेल्थ नेशंस कहते हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस। सर ये रिपीट कीजिएगा कॉमनवेल्थ वाला। कॉमनवेल्थ नेशन बेटा वो कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसकी मेंबर वो कंट्रीज हैं जो कि ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी रही हैं। कॉलोनी कहते हैं कि उन्होंने इनके रॉ मटेरियल निकालने के लिए इन लोगों के ऊपर अपनी जबरदस्ती जबरी हुकूमत रखी हुई थी। क्लियर? जी सर। यूरोप से हमें जो इस टाइम सवाल आने हैं वो सवाल एक तो ग्रेट ब्रिटेन का आ जाना है, एक सवाल जो अब दोबारा अहमियत का हामिल हो गया, पहले अहमियत का हामिल नहीं था, ये रिसेंट कॉन्टेस्ट में ये जो रशिया है, ये बेटा ये जो आपका फेज ऑफ कोल्ड वॉर जब ये रहा है तो ये कम्युनिज्म आपका ईस्ट जर्मनी तक आ गया था। जर्मनी ये आपको नजर आ रहा है जहाँ पे मेरा एरो है, ये जर्मनी दो हिस्सों में डिवाइड था, वेस्ट साइड अमेरिका के साथ थी और ईस्ट साइड और ये सारी कंट्रीज रशिया के साथ थी। अभी जो प्रेजेंट गेम चल रही है वो भी यही चल रही है। यूक्रेन देखिए यहाँ रशिया के साथ है, जो बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन है वो आपको पता होनी चाहिए, उस पर सवाल आपका आना ही आना है, ठीक है। यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है। नेटो इज अ डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूएस के अंडर आती है, जिसकी 27 कंट्रीज मेंबर है। और नेटो का मकसद क्या है कि अगर इनमें से किसी एक पे हमला हुआ तो हम इकट्ठे मिलकर उनसे लड़ पड़ेंगे। अब यूएस ऑफर कर रहा था यूक्रेन को कि तू हमारे साथ आ जा, लेकिन यूक्रेन क्योंकि नेबर कंट्री है रशिया का, और वो बेसिकली यूक्रेन को इसलिए साथ में ला रहा था कि वो इसको यूज करके रशिया को नुकसान पहुंचा सके। तो सिंपली दिस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। और रशिया उसे ये चाहता है कि रशिया बेसिकली चाहता ये है कि वो उसका नेबर कंट्री है, या वो उसके साथ अलाइन रहे या न्यूट्रल रहे। सो द गेम इज क्लियर। कॉन्फ्लिक्ट का समझ आ गई क्या? कॉन्फ्लिक्ट है दोनों में?
जी सर। वेरी गुड, आसान तरीन अल्फाज में आपको बताया बेटा। उसके अलावा जो हमारे लिए यहाँ दो सवाल और यूरोप के इंपॉर्टेंट हैं। एक हमारे ये बाल्टिक स्टेट के बारे में, जिनको बाल्टिक सी, यहाँ पे ये जो जगह नजर आ रही है बाल्टिक सी है, जिसकी वजह से बाल्टिक स्टेट कहते हैं। दूसरा आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो ये हैं, दीज आर नॉन एज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बिकॉज ये जो कंट्रीज की फेमस होने की वजह है वो सबसे बड़ी ये कि ये मोस्ट पीसफुल लविंग कंट्री है। ये स्कैंडिनेवियन स्टेट बेसिकली बाद में अलग हुई है, पहले ये कलेक्टिवली एक ही रूल के अंडर थी। और इसमें ये तीन आती, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इनको कलेक्टिवली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। अब यहां से आप यूएस की जानिब आ जाएं। अटलांटिक ओशन हमने क्रॉस किया है। यूएस से बेटा जो आपको सवाल आना है वो जो बाइडन का सवाल आना है कि जो बाइडन जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो किस पार्टी से, प्रेसिडेंशियल हायरार्की में उसका नंबर क्या है, और अमेरिकन फर्स्ट लेडी का नाम क्या है। 3 सवाल लिखना है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन से जो बाइडन है, प्रेसिडेंशियल हायरार्की में किस क्या नंबर है उसका, 46 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस है। वैसे वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, अमेरिकन फर्स्ट लेडी का नाम क्या है। ये 3 चीजें हमने पता होनी चाहिए। आपकी असाइनमेंट है, ये लिख लें। सर इसके अलावा ये जो नॉर्वे और डेनमार्क है ना, इनका रिपीटेडली जो कैपिटल है वो लाजमी आता है, हाँ बहुत जी, ज्यादा ना वो एग्जाम्स में। वो तो लाजमन है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया। ये ना सिर्फ नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, बल्कि ये एस्टोनिया, लेटवा, लेटवाना, ये जितनी ये वाली कंट्रीज है ना जो रशिया के हमसाये में, इनका कैपिटल तो आप पक्का बांध देना पल्ले की, आपको लाजमन पता होना चाहिए। यहाँ से वो अगर छोड़ेगा तो फिर इधर आ जाएगा ये जो तान तान वाली कंट्री सेंट्रल एशिया के, भी इन पे ही बात करते हैं। तो यूएस का बेटा इसके अलावा सवाल कोई नहीं आना। कनाडा से आपको एक सवाल आना है जो आपके पेपर में लाजमन होना है। वो क्या सवाल होना है जिशान, आप बताएं। आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा। तो सर कौन सर सा वो कह रहे हैं? कनाडा से एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली लास्ट 2 वीक्स की वो डेवलपमेंट है। हिंट मैं सर आपको वो दे जज देता। वाला। एक्सीलेंट, जज वाला क्या है वो वाला? सर वो जो जज पहले मुंतखब हुए हैं हाँ उनके सुप्रीम कोर्ट में, हाँ वो जी, वो पहले मुस्लिम जज हैं जो कि कनाडियन मुस्लिम। सुप्रीम कोर्ट में मुंतखब हुआ। उसका नाम क्या है? सर का वो नाम भूल मैंने गया पढ़ा मुझे। था, अभी पढ़ा था हसन मैं करके इसको। मेरे ख्याल से कुछ है ना। निशान देखना जरा, वो देख के बताना। ये आपके जो अभी प्रेजेंट करंट अफेयर वाले नोट्स मिलेंगे आपको, उसमें शामिल होगा। और ये मोस्ट रिसेंट है बेटा। ये पक्का सवाल है जो आपके इस रीजन से आना। उसके बाद अभी एक पहले पेपर में सवाल नहीं आता था, अब वो सवाल आ रहा है आपके साउथ अमेरिका में। पहले तो सिर्फ वेनेजुएला का सवाल आता था। इस पूरे साउथ अमेरिका में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री जो सी वेनेजुएला है, जहाँ पे सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। और सर मैं वो बेसिकली महमूद जमाल है। महमूद जमाल, बिल्कुल महमूद जमाल नाम है, जो ये सुप्रीम कोर्ट का जज पहला मुस्लिम उधर का हुआ। उसके बाद वेनेजुएला जो सा ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जिसका सबसे ज्यादा ऑयल यूएस में एक्सपोर्ट होता है। ये जो आपका ये वाला एरिया है बेसिकली ये स्पोर्ट्स लविंग कंट्रीज है जो आपके साउथ अमेरिका में आती हैं। यहाँ पे एक जंगल बहुत फेमस है जिसमें आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, अमेजोन फॉरेस्ट जिसे कहते हैं। 20% ऑफ फॉरेस्ट कवर जो है वो ये अमेजोन फॉरेस्ट है, जो कि इन सारे मुल्कों पे तकरीबन फैला हुआ है। 8 ममालिक में ये जंगल आता है। और ग्लोबली 20% ऑफ ऑर्गन ये जो ऑक्सीजन है इसकी सफाई में इस अमेजोन फॉरेस्ट का काम है। 8 ममालिक में ये जंगल फैला हुआ है। सबसे ज्यादा हिस्सा इसका ब्राजील में है जो कि 20% है इस पूरे जंगल का, बाकी सारे इन कंट्रीज में फैला हुआ है। ठीक है बेटा, क्लियर। किसी अफ्रीकन कंट्री का आपको सवाल नहीं आना इस टाइम पेपर में, ये भी ज़हन नशीन करना, क्योंकि इस टाइम जो गेम शिफ्ट है वो यहाँ यूरोप पे हुई हुई है। और दूसरी जो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट गेम चल रही है वो ये वाले खित्ते में चल रही है जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान है। यहाँ पे इसराइल भी मौजूद है। टोटल दुनिया में जो न्यूक्लियर पावर है वो 9 है। अगर इसराइल को शामिल किया जाए तो वो 10 है। इसराइल ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, तो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर
9 है, जिनमें से 3 जो सी है वो साउथ एशिया में मौजूद है। ये सवाल भी अब इम्पोर्टेंट है ये रशियन कॉन्फ्लिक्ट में। और ओवरऑल एशिया में रशिया को ऐड कर दें तो 4 है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, साउथ एशिया में साथ रशिया भी हो जाए तो एशिया में टोटल 4 न्यूक्लियर पावर मौजूद है। सर इसराइल ने बना लिया अपना? बना लिया पर अभी डिक्लेयर नहीं किया हुआ, वैसे बना लिया हुआ ये पता है इनको, अनऑफिशियली ये चीज न्यूज वगैरह में भी डिक्लेयर्ड है। इसके साथ साथ बेटा जो आपके ये वाला जो रीजन है, ये ईरान सऊदी अरब वाला, इस रीजन में इनकी एक कोल्ड वॉर जारी है। यमन और सीरिया ये दो हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है इस एरिया में। अब क्योंकि बात ही जगहों पे चल रही है, ये जिस तरह की फिजा है, तो पेपर में इससे रिलेटेड सवाल आपके आ सकता है। फिर आगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की नेबर कंट्रीज जो सी वो आपको पता ही है। पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान ईरान है, पाकिस्तान के नॉर्थ पे सेंट्रल एशिया और चाइना है, पाकिस्तान के ईस्ट पे इंडिया है और नीचे साउथ पे इंडियन ओशन और हॉट वाटर एक्सेस जो सी वो यहाँ पे मौजूद है। हॉट वाटर एक्सेस मीन कि ये जो पानी है ये पूरा साल यहाँ पे ट्रेड हो सकती है। गर्म पानी इसको इसलिए कहा जाता है कि ये बर्फ नहीं जमती। और पूरी दुनिया का जो 80% ट्रेड है वो इस हॉट वाटर से हो रही होती है जो सामने आपके मौजूद है। ठीक है जी, क्लियर ये बातें। अपनी असाइनमेंट जी अब सर लिख लें। clear है। न्यू स्टूडेंट बेटा आप लोगों ने भी लिख लेनी है, और ये आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है। फिर हम चलते हैं आपके नोट्स की जानिब, जिससे हम आगे मूव ऑन करेंगे। ये एक जनरल मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इस टाइम पूरे मैप का, और जो प्रेजेंट एरिना चल रहा है उसके मुताबिक जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसके डोमेन में उससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल पेपर में आ सकते हैं। आपकी जो असाइनमेंट है मेरा बेटा, वो असाइनमेंट से आपका 1 या 2 नंबर उस असाइनमेंट से होते हैं पेपर में लाजमन। दैट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द ग्लोब। तो फर्स्ट जो आजकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज यूएन, वो भी इसी रशियन कॉन्टेस्ट में, जिसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। आपको ये पता होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के मेन जो बैठक है वो कहाँ पे है, आईसीजे की मेन ऑफिस कहाँ पे है, जनरल असेंबली का सेशन स्पेशली फॉर यूक्रेन कब हुआ है, और पाकिस्तान, इंडिया, चाइना इन सब ने उसमें न्यूट्रल रोल प्ले किया है। ये यूएन के रिलेटेड हमें ये चीजें रिक्वायर्ड है। इसी तरह फिर आगे हम मूव करें तो अभी इसी कॉन्टेस्ट में एक सवाल और पक्का है आपका, वो OPEC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उसको आपने पढ़ना है। उसका हेड ऑफिस कहाँ पे है, उसका मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज है, कितने कंट्री मेंबर हैं। कौन कौन सी सर बताइए, सॉरी। OPEC बेटा, OPEC। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में इंपॉर्टेंट है वो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इसका भी हेड ऑफिस कहाँ पे है, कितने मेंबर हैं, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के कॉन्टेस्ट में, जो अभी अफगानिस्तान पे OIC का स्पेशल इजलास भी पाकिस्तान में हुआ है, उस कॉन्टेस्ट में ये भी पक्की MCQs है। और इसका हेडक्वार्टर जद्दा में है। जी बिल्कुल जी। और इसका जब मेन जो आपने देखना है, इसकी 2 दफा पाकिस्तान में इजलास हुआ रिलेटेड टू अफगानिस्तान, उन दोनों इजलास की डेट आपको पता होनी चाहिए। और मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान इज एन ओनली न्यूक्लियर पावर। इस वजह से पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल अलायंसेस, फॉर यू कैन से द मोस्ट prominent role playing country in Muslim world.
ये जो लास्ट ओआईसी पाकिस्तान में हुई है उसकी डेट आई थिंक सो 17 या 25 दिसंबर। जी ये देख लेना, बस आपने इसको लिख लेना, असाइनमेंट है आपकी, इसको बस पेज पे लिख लेना। जी सर, और मेरे ख्याल से अब होने वाला भी है पाकिस्तान में एक और इजलास हाँ हो मार्च सकता में। है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अभी होने वाले को तो अभी नहीं देखना, जो हो चुका है उसको देखें, क्योंकि ये चीजें ना डायनामिक चेंज होते रहते हैं इसके। जी सर। अच्छा, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, ये भी आउट ऑफ द ब्लू होने वाले से मुझे याद आ गया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई है मेरे ख्याल से 24 साल बाद, ऐसे ही है ना? जी जी सर, सर। 24 साल बाद। मेरे ख्याल से इमरान खान ने बयान दिया है कल या आज, मैं अखबार में पढ़ा 24 साल बाद आई है, तो ये 24 साल ही पक्के जेहन में रख लेने आपने कि इससे पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम यहाँ पे कब आई, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ऐसी चीजों पर सवाल आउट ऑफ द ब्लू वो पूछ लेता होता है। उसके बाद एक इसी तरह ये जो ह्यूमन राइट की ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट रही, पेपर में बड़ा रिपीटिवली उसका पूछा जाता रहा पाकिस्तान इंडिया कॉन्टेस्ट में, अब फिर ये जो रशिया वाला काम शुरू हुआ है इसकी वजह से भी वो इंपॉर्टेंट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। बाकी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आपको चाहिए, सार्क, आसियान, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपीय यूनियन, सार्क, आसियान, यूरोपीय यूनियन, डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग हेडिंग के साथ लिख लें, जो कि कलेक्टिव डिफेंस के लिए, दैट इज नेटो। इसके कितने मेंबर हैं, इसका ऑफिस कहाँ पे, पक्के पक्के सवाल हैं ये आपके। नेटो, इसका ऑफिस कहाँ पे, इसके मेंबर कितने हैं, और इसका पर्पस जो है वो डिफेंसिव है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह कुछ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर जो है वो ग्लोबल ट्रेड के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ये जो G5, G10, G20, ये ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके आपने हेड ऑफिस देख लेने, कोई इनको जो हेड कर रहा है वो कौन है उसका नाम देख लेना है। सो एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ। सर G7 जो है वो डिफेंसिव है या इकोनॉमिक है? नहीं नहीं, ये सारी इकोनॉमिक है, जी वाली सारी जो सी है ना, ये सब जी करने वाली है, फायदा फुयदा को नहीं देती है एक दूसरे को। ठीक है बेटा, क्लियर, आगे चले। जी सर। जी अब मैंने सर। आपके नोट्स खोल लिए हैं, अब मेरा बेटा नेक्स्ट क्लास से पहले आपने ये ज्योग्राफी का जो पार्ट है यहाँ से कवर अप करना है, इसके रिलेटेड जो एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट थे, टेक्निकल थे, वो सारे मैंने आपको दे दिए। बाकी ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर आपने यहाँ से कवर अप कर लेना। क्लियर, ये टोटल आपके ज्योग्राफी के पार्ट में जो एमसीक्यू है बेटा वो है 264, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। इसका जो पूरा क्रक्स है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा अलग बता दिए, जो पेपरों में आ रहे हैं, जो पेपरों में आने हैं, वो सब बता दिए मैंने आपको। सर ये अपडेटेड है ना? अपडेटेड है, इसमें ये तो सारी वो आई जीके वाला ना, ये अपडेटेड है सारा, पुराने जमाने का नॉलेज इसमें मौजूद है। आगे चले, अब जी स्पेसिफिकली सर। हेडिंग दे लें पाक चाइना की। पाक चाइना में जो ऑर्गेनाइजेशन हमें रिक्वायर्ड है, जिनका हमें लाजमन पता होना चाहिए, पेपर में बार उसका सवाल आप सुनते हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, that is basically to restore by land trade route that connects यूरोप विद एशिया। ये जो आपकी सेंट्रल एशियन जितनी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रिटिश कॉलोनी रही हैं, वो कॉलोनी जौन सी रही हैं, वो कंट्री अभी भी जिस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है वो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और जो उसकी कॉलोनी रही है ब्रिटिश की, उसको कॉमनवेल्थ स्टेट कहते हैं। पाकिस्तान भी कॉमनवेल्थ स्टेट है। ये वाली सारी कॉमनवेल्थ स्टेट है, ये वेल नोन फॉर देयर एनरिचमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ से वो नेचुरल रिसोर्सेज को एब्स्ट्रैक्ट करते थे ब्रिटिशर, और बाय लैंड जौन सा है ना, जमीनी रास्ते से तिजारत करते हुए ये वाया सेंट्रल एशिया और ये अपर साइड जो रशिया वाली है, यहाँ से वो उसको ऐड ऑन करते थे, जाके यूरोप में अपने पास लेके जाते थे, या फिर अपने इंडस्ट्रीज को उसका फायदा पहुंचता था, फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते थे। इसका जो पुराना नाम है वो OBOR, इसका अब का नाम है, जो 2013 में शुरू हुआ है प्रोजेक्ट, जिससे टोटल 100+ कंट्रीज हैं जो बेनिफिट उठाएंगी, जो इसकी मेंबर बनेंगी। बेसिकली ये बाय लैंड ट्रेड रूट दोबारा से एस्टेब्लिश किया जा रहा है एशिया और यूरोप के दरमियान। इसका पुराना नाम ओल्ड सिल्क रूट और सिल्क वॉर्म रूट, इन दोनों पे सवाल पेपर में आता है, ओल्ड सिल्क रूट और सिल्क वॉर्म रूट। ओल्ड सिल्क रूट इसको इसलिए कहा जाता है कि बेसिकली यहाँ से जो सबसे फेमस प्रोडक्ट थी वो सिल्क थी, जो यहाँ से ले जाई जाती थी। इसी वजह से इसको सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, कि वो सिल्क का जो कीड़ा है उसको सिल्क वॉर्म कहते हैं। वो यहाँ से सिल्क थी जिसको यहाँ से बाय लैंड यूरोप ले जाया जाता था, और उससे फिर उधर जाके फाइनल कपड़ा बना के पूरी दुनिया में बेचा जाता था। तो उसकी वजह से इसको सिल्क वॉर्म रूट कहते हैं। सिल्क की ट्रेड यहाँ से होती थी। इसका प्रेजेंट नाम OBOR है, और इसी के सब प्रोजेक्ट्स आगे आपके आ जाते हैं। CPEC, इसके साथ कई पोर्ट उसने अब चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान का पोर्ट है, इसको भी अब चाइना ने टेक ओवर कर लिया। चाबहार पोर्ट इसका नाम है। पहले इस पोर्ट पे $101 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया की थी, बट रिसेंटली आफ्टर तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान, इस पोर्ट को भी चाइना ने टेक ओवर कर लिया, क्योंकि इंडिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। और अब ये जो नया ब्लॉक बन रहा है उसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये कंट्री सब एक तरफ है। फिर उसके बाद इसी तरह यहाँ म्यांमार में भी एक पोर्ट है, बांग्लादेश में भी एक पोर्ट है। ये सारे पोर्ट वो हैं जो चाइना ने बनाए हैं यहाँ से बेसिकली इंडियन ओशन की ट्रेड को हाईजैक करने के लिए। अब यहाँ मेरा आपसे सवाल है कि इंडियन ओशन क्यों इंपॉर्टेंट है। CPEC जौन सा है वो पाकिस्तान चाइना के जो प्रोजेक्ट है, ये चाइना के लिए क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है जी? सर क्योंकि उसने ट्रेड करनी है, और ट्रेड जो है ना वो उसको पानी के रास्ते बहुत ज्यादा रूट लंबा पड़ता था, तो इसमें एक तो ये बात होगी, इसके अलावा एक और बात भी है। ये लास्ट में किसी पेपर का सवाल था, पेपर का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन पेपर में ये सवाल था कि जो CPEC है इसका जो एडवांटेजेस है वो चाइना को क्या है। नीचे लिखा हुआ था इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा इसके एडवांटेज ऑल ऑफ दीज है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है बेटा। इकोनॉमिक तो ये आपकी बात ठीक है कि ये रास्ता भी कम हो गया, सफर कम हुआ तो खर्चा भी कम होगा। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो रास्ते ज्यादा, उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि यहाँ पे जो ये वाली जो सारा एरिया है, इसमें अब जिस तरह यूक्रेन के साथ अमेरिका दोस्ती करना चाह रहा है, उस तरह चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने ये छोटी छोटी कंट्रीज जो कि चाइना के नेबर है इनके साथ दोस्ती की हुई है, ताकि इन कंट्रीज को यूज करके वो बेसिकली चाइना की ट्रेड को जब चाहे रोक सकता हो। जी सर, वो अभी मेरे ख्याल से इसने चाइना ने भी तो धमकी दी थी ताइवान को। जी जी, वो इसलिए धमकी दी है ना। और अब यही कह रहे हैं क्या कि हांगकांग जौन सा है उसके साथ भी चाइना ने यही सलूक कर रहा है, जो आजकल अमेरिका की बहुत ज्यादा करीब हुआ हुआ।
अब इस चीज को, इस खतरे को ओवरकम करने के लिए चाइना ने अपना रूट ही जो ने ये पानी वाला छोड़ दिया कि मेरी ये ट्रेड को कभी अमेरिका नुकसान ना पहुंचाए, और वो बाय लैंड ट्रेड रूट एस्टेब्लिश कर लिए उन्होंने वाया सी पैक, जो सड़क है जो यहाँ से गवादर से डायरेक्ट गिलगित जाएगी और चाइना में चली जाएगी। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज जो अभी अब्दुल कादिर बेटा ने बताया है, और उसके साथ सोशल एडवांटेज ये कि ये वाला जो प्रोविंस है चाइना की जो वेस्ट साइड है ये बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो अब जब ट्रेड यहाँ पे शिफ्ट हो रही है तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री भी यहाँ पे शिफ्ट होगी, और जिस तरह उसकी ईस्ट साइड डेवलप है वैसी वेस्ट साइड भी डेवलप हो जाएगी। क्लियर? जी सर क्लियर। तो इसके एडवांटेज हो गए सोशल भी, पॉलिटिकल भी, स्ट्रेटेजिक भी और इकोनॉमिक भी। इसके साथ साथ एक बात जो और यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपके इन कंट्रीज के साथ जो बॉर्डर है उनके क्या क्या नाम है। पाकिस्तान जौन सा है, इसको नेशनल लेवल पे देखें तो पाकिस्तान के जो नीचे वाली साइड है साउथ, वो आपका गवादर साइड जौन सी है वो है। गवादर पोर्ट आपने ओमान से परचेज किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बता रहा हूँ। सर इसका ईयर पाकिस्तान, पूछता होता है। ईयर क्या क्या ईयर है इसका, कब परचेज सर किया इसका था? 1958 है। एक्सीलेंट, 1958। पाकिस्तान के जो वेस्ट है वहां पे ईरान और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के रिपीटेडली सवाल आता है ड्यूरन लाइन का, ड्यूरन लाइन कब एस्टेब्लिश हुई थी और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर का नाम क्या है? सर 1883 में। गुड। अपर साइड आपकी जो नॉर्थर साइड है वो आपका चाइना के साथ बॉर्डर है, और जो आपकी ईस्टर्न साइड है वो इंडिया के साथ बॉर्डर है, जो LOC आपकी ये वाला एरिया चल रहा है यहाँ पे। और इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और मकमोहन लाइन है। तो प्रेजेंट दुनिया की डायनामिक्स के मुताबिक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, स्पेशली इन प्रेजेंट एरिना ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिससे रिलेटेड जो प्रेजेंट आपके सारे MCQs हैं और उससे रिलेटेड जितनी हिस्ट्री है वो आपको मैंने निकाल के दे दी, एंड आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई सवाल अब किसी का आप लोग पूछ सकते हैं। यस सर, एक सवाल है मेरा। जी सर बेटा। एक तो ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बता दें, वो पूछ लेते हैं कि भाई ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, नीचे ऑप्शन दे देते हैं, वेल्स हो गया, ये हो गए, तो ये सब ठीक चीजें। है। और दूसरा ये कि कॉमनवेल्थ के बारे में दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दें ताकि वो समझ आ जाए कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज कैसे है, मतलब किस तरह ये ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रही थी। ठीक है, और को किसी का सवाल? अच्छा, कॉमनवेल्थ जो आपने पूछा ना बेटा, कॉमनवेल्थ बेसिकली ये वो कंट्रीज हैं जो बेचारी लीस्ट डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज थी। ठीक है, इनके ऊपर बेसिकली उन्होंने कब्जा किया हुआ था, ये उनके साथ को अपनी मर्जी से नहीं रही, इन्होंने कब्जा किया हुआ था और उनको बाय पावर इन्होंने अपने साथ अलाइन किया हुआ था। और ये लीस्ट डेवलप कंट्रीज से बेसिकली वो अपना रॉ मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट करते थे और वो यहाँ से निकाल के अपनी इंडस्ट्री के लिए ले जाते थे। ठीक है, फिर जो यूके है जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी जिसे कहा जाता है, इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, ये देखें, ये यूके का नाम लिखा हुआ आपके सामने, ये वाली जगह जो सी नॉर्दर्न आयरलैंड, ये अपर वाला पार्ट जो आयरलैंड है, ये वाला एरिया जो तकरीबन है ना, ये इसमें आता है सारा। तो ये चार है बेसिकली जो इसमें आते हैं। जी बेटा क्लियर, कोई और सवाल तो नहीं? हुसैन कैसी क्लास रही है बेटा? हसनैन, कोई सवाल आपका? क्लियर है बच्चों सबको? लेक्चर आपका आज का बहुत इंपॉर्टेंट था, इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है, वो भी आपको मिल जाएगी बेटा, इसको एक बार दोबारा भी सुनना। और जो MCQ इसमें हमने जिनको हमने कैटर किया उनको आपने छोड़ना नहीं बिल्कुल भी, ये ज़हन में रखना। क्लियर जी, कोई और क्वेश्चन तो नहीं? जी सर क्लियर है गुड सन माशाल्लाह। बेटा, थैंक यू। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू सो अल्लाह मच सर। हाफिज। थैंक यू अल्लाह जी, हाफिज। थैंक यू।